तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता शामिल था और कल सीबीआई ने बीरभूम से गायों और मवेशियों की तस्करी के मामले में टीएमसी के एक बड़े नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। अनुव्रत मंडल बीरभूम से टीएमसी के जिला अध्यक्ष हैं और उन्हें ममता बनर्जी का एक बहुत करीबी नेता माना जाता है। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को कल शाम आसनसोल की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 20 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने इस केस में अनुव्रत मंडल को 10 बार पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वो हर बार स्वास्थ्य कारणों का बहाना बनाकर बचते रहे, कहते रहे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई पूरी तसल्ली और विस्तार से अब अनुव्रत मंडल से इस पूरे घोटाले के बारे में पूछताछ करेगी। अनुव्रत मंडल पर आरोप है कि वो और उनके कुछ साथी पश्चिम बंगाल में गायों की तस्करी करते थे और इन गायों को बांग्लादेश भेजकर बांग्लादेश में बेच दिया करते थे। इन गायों को देश भर के अलग अलग राज्यों से पश्चिम बंगाल में लाया जाता था और फिर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश के तस्करों को बेच दिया जाता था। सीबीआई इस केस में वर्ष 2020 से ही जांच कर रही थी, लेकिन फरवरी 2022 में ईडी ने एक हवाला के केस में पश्चिम बंगाल के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जांच में इस तस्कर ने बीएसएफ के एक पूर्व कमांडेंट सतीश कुमार और अनुव्रत मंडल के कनेक्शन के बारे में बताया, उनके रिश्ते के बारे में बताया। अप्रैल 2022 में बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद सीबीआई ने जून 2022 में अनुव्रत मंडल के एक बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को गिरफ्तार किया। और आप सोचिए, इस नेता के बॉडीगार्ड के पास से ही करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला। सीबीआई के मुताबिक अनुव्रत का यह बॉडीगार्ड बीरभूम के तस्कर अब्दुल लतीफ से डील किया करता था और बाद में सीबीआई ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया है। और इन सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद अब अनुव्रत मंडल का नाम बार बार सामने आ रहा था। कहा जाता है कि बीरभूम में अनुव्रत मंडल की इजाजत के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उन्हें वहां का एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता माना जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में इससे पहले बाहुबली नेताओं का कोई चलन था ही नहीं, वहां कोई बाहुबली नेता हुआ नहीं करते थे, लेकिन अनुव्रत आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के पहले बाहुबली नेता हैं। इनके ऊपर ममता बनर्जी की सरकार का पूरा आशीर्वाद रहता है, इसलिए सरकार में बड़े बड़े अधिकारी अनुव्रत मंडल के सामने चुप रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। बांग्लादेश में बीफ के लिए गायों की बहुत बेरहमी से हत्या की जाती है और ये आज किसी भी भारतीय के लिए एक बहुत दुख का विषय है कि गायों को यहां से पकड़ पकड़ कर पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है और इस पूरे अपराध और महापाप में अनुव्रत मंडल की भूमिका से पश्चिम बंगाल के जो आम लोग हैं वो बहुत आहत हैं, वो बहुत नाराज हैं। कल जब सीबीआई अनुव्रत मंडल को आसनसोल की अदालत में लेकर पहुंची तो आम लोग जो वहां पर बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने अनुव्रत मंडल को जूते चप्पल दिखाते हुए चोर चोर के नारे लगाए। आप भी सुनिए। भारत बांग्लादेश के बीच, इन दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जबकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के बीच 2216 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। लेकिन इसमें सिर्फ 913 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जिस पर बीएसएफ की सुरक्षा रहती है। बाकी हिस्से में नदियां और जंगल है। यहां तारों की फेंसिंग तक नहीं की गई है, यानी पोरस बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, क्योंकि जंगल है या नदियां हैं। और यही वजह है कि इस इलाके की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल काम है किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए, और तस्कर इसी बात का फायदा उठाते हैं। गायों की तस्करी के लिए इन्हें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों से खरीद कर पहले पश्चिम बंगाल लाया जाता है। यहां से बीरभूम, नादिया, 24 परगना और मालदा से बांग्लादेश की सीमा तक पहुंचाया जाता है। मालदा से बांग्लादेश के बीच एक नदी बहती है, जिसे पार करवाकर इन्हें बांग्लादेश के गबताली नाम की एक जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अब इसका बिजनेस मॉडल भी आप समझिए। इन गायों को उत्तर भारत के राज्यों से 4 से 5 हजार रुपए में खरीदा जाता है एक गाय को, और बांग्लादेश में 30 से 40 हजार रुपए में बेच दिया जाता है। कितना मुनाफा है देखिए। अपनी आत्मा बेचने के लिए इतने से पैसे में ये बेच देते हैं अपने जमीर को। बीएसएफ के मुताबिक
पशुओं की तस्करी का व्यापार करीब 15,000 करोड़ रुपए का उद्योग है। अब आप सोचिए, हजारों करोड़ रुपए का यह अवैध व्यापार बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, सत्ता और पुलिस की मदद के बिना चल ही नहीं सकता। यह असंभव है। और अगर आज ममता बनर्जी ये कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, अगर पश्चिम बंगाल के डीजीपी कहते हैं कि वो इसके बारे में नहीं जानते, पश्चिम बंगाल की पुलिस ये कहती है, वहां के जो सरकारी अधिकारी ये कहते हैं कि वो इसके बारे में नहीं जानते, तो ये झूठ होगा। भारत में जब ये तस्कर जानवर खरीदते हैं तो छोटे कद के जानवरों की कीमत 25 से 50 हजार रुपए तक हो जाती है कई बार। इसमें भी उत्तर भारत के बड़े कद वाले जानवर जो भारी भरकम होते हैं, उनकी कीमत 15 से 80 हजार रुपए के करीब होती है। लेकिन यही जानवर बांग्लादेश में फिर ऊंची कीमतों पर और भी बेच दिए जाते हैं। अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं, अलग अलग जानवरों के लिए और जानवरों के आकार। कौन सा जानवर है, उस जानवर का आकार क्या है, उसके लिए अलग अलग पैसा है। बांग्लादेश में छोटे कद वाले जानवरों को 80,000 से 1,20,000 रुपए तक बेच दिया जाता है। वहीं बड़े कद वाले जानवरों की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। और अब आजादी के अमृत महोत्सव पर वो खबर जिससे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। लाल किले पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तिरंगा फहराएंगे, तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हर बार दी जाती है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार इसमें एक स्वदेशी हॉवित्जर तोप सलामी देगी। इस स्वदेशी हॉवित्जर तोप को हमारी ही संस्था DRDO ने बनाया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनी इस तोप को ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहते हैं। स्वदेशी हॉवित्जर तोप की ये जो रेंज है, ये इसकी रेंज 48 किलोमीटर है और पहली बार किसी देश ने इतनी लंबी रेंज वाली किसी तोप का निर्माण किया है। DRDO ने उसे 2 प्राइवेट कंपनियों टाटा और भारत फोर्स के साथ मिलकर तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना के तोपखाने का ये हिस्सा बनने वाली है। सम्मान देने के लिए सरकारी समारोह में अक्सर तोपों की सलामी दिए जाने का एक लंबा इतिहास है। 17वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश सेना ने तोपों को सरकारी कार्यक्रमों के मौके पर चलाना शुरू किया था। सबसे पहले शाही परिवारों के सम्मान में तोपों से सलामी दी जाती थी। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस परंपरा की शुरुआत हुई। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम हुआ करता था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी, जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 तोपों की सलामी। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की ही होनी चाहिए। आजादी से पहले भारत में राजाओं और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। भारत में अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की परेड में हर साल 21 तोपों को लगभग 2.25 सेकंड के अंतराल पर उनसे फायर किया जाता है, ताकि राष्ट्रगान के पूरे 52 सेकंड में प्रत्येक 3 राउंड में 7 तोपों को लगातार फायर किया जा सके। 1999 में उस प्रतिबंध को हटाया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, और तब भारत ने स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। और यह सारी सीख हमें हमारे उस अनुभव से मिली जो हमें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि कारगिल युद्ध की विजय में बोफोर्स तोप ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और आज भारत में बनी हुई हॉवित्जर तोपें सेना का हिस्सा बनने वाली है। अब आपको स्वदेशी हॉवित्जर के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। ये DRDO की इस स्वदेशी हॉवित्जर तोप का जो नाम है, इसका नाम है धनुष। इन्हें जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इनका निर्माण जबलपुर में हो रहा है और ये 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन है, जिन्हें तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। भारत में ऐसी तोपें बनाने का प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था और भारतीय सेना ने अब तक 350 हॉवित्जर तोपें बनाने का ऑर्डर दिया है DRDO को। हालांकि सेना को ऐसी 1580 हॉवित्जर तोपों की इस समय आवश्यकता है। तो यह हमारे लिए एक बहुत इस स्वतंत्रता दिवस पर फक्र की बात है कि अब हमारे देश में ही इस तरह की तोपें बनने लगेंगी और धीरे धीरे विदेशी हथियारों पर हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे अब समाप्त होने लगेगी। इसमें हालांकि अभी बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। देखिए, अब आपको बताते हैं कि आमिर खान जैसे और भी हमारे बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स हैं,
जो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाकर रखा हुआ है, और वो फॉर्मूला है अपने आप को क्रिएटिव दिखाने का, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने का, और ये बताने का कि वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स सोचते हैं। तो पहली उसका फॉर्मूले का एक एक जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट इनके फॉर्मूले में ये होता है कि जब आप इनकी फिल्में देखेंगे अक्सर, तो इनकी फिल्मों में ये पाकिस्तान